मधु रसोई में खाना बना रही थी। उसकी सास जानकी वहीं पर खड़ी थी। इतने में मधु को पाद आ गई और उसने मन ही मन सोचा, अरे यार अब क्या करूं, धीरे से छोड़ देती हूँ। मधु ने धीरे से पाद मार दिया, लेकिन उस पाद की इतनी बदबू थी कि जानकी ने हाथ से अपनी नाक बंद कर ली। अरे बहू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, बाहर से आ रही होगी। मधु ने बात को टाल दिया। मधु के पेट में हमेशा से कुछ न कुछ गड़बड़ चलता रहता था, इसीलिए मधु हमेशा परेशान रहती है। शादी से पहले सब कुछ सही था, लेकिन मधु के ससुराल में बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाया जाता है, इसीलिए शादी के बाद से ही मधु के पेट में गड़बड़ शुरू हुई है। शादी के बाद मधु जब पहली बार रसोई में घुसी, तब उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, इतना सा मिर्च पाउडर क्यों दे रही हो, और डालो। और लेकिन ज्यादा तीखा खाने से पेट खराब हो जाता है। अरे हम लोगों को कुछ नहीं होता है, तुम मिर्च पाउडर डालो। मधु ने बहुत ज्यादा मिर्च पाउडर डाल दिया, लेकिन खाते समय उसके ससुर ने कहा, अरे ये खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तीखापन थोड़ा कम है। मधु के पति रमेश ने कहा, मधु और ज्यादा मिर्च डाला करो, हम तीखा खाते हैं। लेकिन मधु को तीखा खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। उसके पेट में गैस होने लगा। उसने रमेश से कहा, सुनो जी, मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है, मेरे पेट में गैस हो रही है, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास कौन जाता है? हाँ, कुछ दिन तीखा खाओ, आदत पड़ जाएगा। रमेश ने मधु की बात को टाल दिया। मधु ने किसी से और कुछ नहीं कहा और आज रसोई में उसकी बात निकल गई और जानकी बदबू सह नहीं पाई। जानकी वहां से भाग गई। रात को खाना खाने के बाद मधु रमेश के पास सो गई और नींद में 2-3 पाद मार ली। रमेश नींद से उठ गया। अरे मधु, बदबू से मेरा सर चकराने लगा है, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर तुमने नहीं सुना। डॉक्टर के पास जाकर फालतू पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से और ज्यादा तीखा खाना खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु तीखा खाने लगी और इतने में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और रमेश उसी दिन 2 किलो चिकन ले आया। आज बड़ा बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मधु, अच्छे से बिरयानी बनाना। हाँ, और तीखी मिर्च डालना मत भूलना। इतनी तीखी मिर्च डालना कि बिरयानी लाल रंग की बने, तभी तो बिरयानी खाने में मजा आएगा। मधु चुपचाप वैसी ही बिरयानी बनाने लग गई। उसने बहुत ज्यादा तीखी मिर्च डाल दी और बिरयानी खाकर सभी ने कहा, वाह मधु, आज जाके तुमने कुछ अच्छा बनाया है, बहुत तीखा है। तीनों ने मजे से बिरयानी खाई, लेकिन बिरयानी खाते समय मधु की हालत खराब हो गई। अरे यार, इतनी तीखी बिरयानी कौन खाता है, क्या करूं, खाना तो पड़ेगा ही। मधु ने कैसे भी करके बिरयानी खा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसी दिन उसका पेट भी खराब हो गया। रात को वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे जोर से पॉटी आई। अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी वॉशरूम जाना होगा। मधु बाथरूम जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से जानकी ने चिल्लाकर कहा, बहू जल्दी खाना बनाओ, हम सबको भूख लगी है। ठीक है माँ जी। मधु बाथरूम नहीं जा पाई, लेकिन उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा। क्या करूं, हाँ यहीं पर कर देती हूँ, बाद में फेंक दूंगी। एक बर्तन के अंदर मधु ने पॉटी कर दी और उसे ढक कर रख दिया। उसके बाद खाना बनाकर सबको खिला दिया और फिर वो सो गई। रसोई से अपनी पॉटी को फेंकना भूल गई। अगले दिन फिर से खाना बनाते वक्त उसे पॉटी आई। एक काम करती हूँ, उसी बर्तन में कर देती हूँ। मधु ने उसी बर्तन में फिर से कर दिया और ढककर खाना बनाने लगी। तभी रमेश ने आकर कहा, मधु, आज मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, आज शाम को तुम्हें करीब 20 लोगों का खाना बनाना होगा। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन मेरा पेट खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर से वही बात, ये सब पेट वेट कल ही ठीक हो जाएगा, तुम खाना बनाने पे ध्यान दो। रमेश ने बात को फिर से टाल दिया। ये लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। हे भगवान, मुझे बचा लो, ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ दिन में मर जाऊंगी, मुझे बचा लो भगवान। मधु ने पूरा दिन रसोई में बिता दिया। उसे बाथरूम जाने का भी मौका नहीं मिला, इसीलिए वो उसी बर्तन में बार बार पॉटी करती रही। शाम हो गई। रमेश के दोस्त लोग आ गए और खाने का इंतजार करते रहे। यहाँ बेचारी मधु अकेले क्या करेगी। खाना तैयार हुआ? नहीं, थोड़ा बाकी है। और कितना टाइम लगेगा मधु, कुछ तो हुआ होगा। अरे इस बर्तन में क्या है, ये बर्तन तो ढका हुआ है, मैं यहीं पहले ले जाता हूँ। अरे नहीं, वो नहीं। रमेश के पास मधु की बात सुनने का टाइम नहीं था। वो उसी बर्तन को ले गया जिसमें मधु ने पॉटी करके रखी थी और अपने दोस्तों को वही सर्व कर दिया। सभी दोस्त लोग छीछी करने लगे। छी 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 छी, हमें घर बुलाकर पॉटी खिलाता है। तुझे शर्म नहीं आई रमेश,
आज से तेरे साथ सभी दोस्ती खत्म। ये बोलकर सभी चले गए। रमेश शर्म के मारे चुप हो गया। मधु रोने लगी और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। मैं बार बार कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हारी वजह से हुआ है आज ऐसा। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मधु को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने ज्यादा तीखा खाने से मना कर दिया। उसके बाद से मधु के हिसाब से ही खाना बनने लगा और सभी खाने भी लगे, और इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अनीता की नई नई शादी हुई थी। घर में उसका पति विहान, सास जया और ससुर राजेंद्र थे। वाह, अच्छा है, छोटा परिवार है, ना ननद का झंझट और ना जेठ जेठानी का। लेकिन अनीता को क्या पता था कि अभी उसके सिर पर छोटे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। घर में अकेली बहू होने के कारण अनीता ने शादी के दूसरे ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। सुबह सुबह जब वो चाय लेकर सास और ससुर के कमरे में गई तो अनीता ने तुरंत चाय का ट्रे टेबल पर रखकर अपने हाथों से नाक बंद कर लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुसु और पॉटी कर दी हो। क्या बात है बहू? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ से बदबू सी आ रही है। अब दरअसल बात यह है बहू कि तेरे पिताजी को आर्थराइटिस की बीमारी है, जिसके कारण वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, और जब उन्हें सुसु या पॉटी लगती है तो वो जब तक बाथरूम में जाते हैं तब तक उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर ही निकल जाती है। ओहो, तो ये बात है। लेकिन अभी पापा हैं कहाँ? वो अभी बाथरूम में है, लेकिन बिस्तर में सुसु पॉटी लगी हुई है तो इसे अब धोना पड़ेगा। ये सुनकर तो अनीता के होश उड़ गए कि कहीं सास सुसु पॉटी साफ करने के लिए उसे न कह दे। अनीता मन ही मन बोल उठी, ओह नो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कहाँ फंस गई यार। अनीता को परेशान देखकर जया बोली, तू परेशान मत हो बहू, ये सब मैं साफ कर दूंगी, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। जया गंदे चादर को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने लगी, तभी विहान भी वहां आ गया और उसने जया की सारी बातें सुन ली थी। विहान ने जया से कहा, नहीं माँ, अब तुम ये सब नहीं करोगी, तुम्हारी उम्र आराम करने की है, बहुत काम कर लिया तुमने। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अनीता है ना, अनीता करेगी। अनीता, जाओ ये चादर धो दो। उस चादर को देखकर तो अनीता का मन उल्टी करने का हो रहा था। बेचारी यही सोच रही थी कि सुसु पॉटी लगी हुई चादर वो धोएगी कैसे, लेकिन विहान के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई और चादर लेकर धोने चली गई। चादर धोते समय, आज तो धो लिया, लेकिन आज के बाद ऐसी गंदी चादर मैं कभी नहीं धोऊंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन अनीता शाम को बाजार गई, उसे कुछ सामान खरीदना था। तभी उसने देखा कि एक औरत केमिस्ट की शॉप से अपने बच्चे के लिए डायपर खरीद रही थी। हाँ, पापा भी तो डायपर पहन सकते हैं, मैं पापा जी के लिए डायपर खरीद लेती हूँ। अनीता ने केमिस्ट की शॉप से डायपर खरीद लिया और घर ले आई। डायपर लाकर अनीता ने उसे बेडरूम में रख दिया। रात में जब विहान की नजर उस डायपर पर पड़ी, अरे अनीता, ये डायपर कौन लेकर आया है? मैं लाई हूँ। लेकिन अभी क्यों? अभी तो हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है। क्या अभी से बच्चे के लिए सामान खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? घर में इसे कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे। पापा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर निकल जाती है, इसलिए आज से पापा डायपर पहनेंगे। इससे बिस्तर भी गंदा नहीं होगा और बदबू भी नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। उस रात अनीता ने अपने ससुर को डायपर पहनने के लिए दिया, जिसके बाद ससुर राजेंद्र डायपर पहनकर सो गए। अगले दिन जब सुबह उन्हें सुसु पॉटी आई तो उन्होंने डायपर में ही कर दिया। बाद में उस डायपर को अनीता घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देती। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। चलो, सुसु पॉटी वाली चादर धोने से तो मुक्ति मिली, लेकिन अब यूं रोज रोज डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास जाना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, ना जाने क्या बातें करते होंगे मेरे बारे में। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रोज की तरह एक दिन अनीता अपने ससुर का डायपर फेंकने कूड़ेदान के पास गई। कितने दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, कचरा कूड़ेदान के बाहर तक बिखर गया है। अब इस डायपर को कहाँ फेंकूं? यहाँ तो पिछले कई दिनों के डायपर अब तक पड़े हुए हैं। कितनी गंदगी हो रही है। हे भगवान, अब इस डायपर से छुटकारा दिला दो। अनीता उस डायपर को वहीं फेंक कर घर आ जाती है, लेकिन उस दिन भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई और कॉलोनी की सड़क पर कचरा बिखर गया। आवारा कुत्तों ने वहां फेंके हुए कई सारे डायपर दांतों से फाड़ दिए और इधर उधर फेंक दिए। कुछ कुत्तों ने गंदे डायपर फाड़कर अनीता के घर के दरवाजे पर लाकर रख दिए। शाम को जब अनीता सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका पैर गंदे डायपर पर पड़ा। उफ, बस यही कमी बाकी रह गई थी। पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर बिखरे हुए थे और अब हमारे घर के दरवाजे पर भी। इन कुत्तों को भी पता चल गया कि ये डायपर हमारे घर से फेंके गए हैं। अनीता ने घर के अंदर जाकर पैर धोए और दोबारा बाहर आई और सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कॉलोनी की औरतें आपस में बातें कर रही थी।
अरे ये डायपर ना जाने किसके हैं, पूरे कॉलोनी में बिखरे हुए हैं। अभी तो किसी के घर में बच्चा भी नहीं हुआ। अरे ये जया की नई बहू अनीता है ना, मैंने उसे ये डायपर फेंकते हुए देखा है। लेकिन विहान की तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, फिर उनके घर में डायपर कौन पहनता होगा? अरे ना जाने कौन पहनता है, लेकिन अनीता ये डायपर फेंकती है। कहीं वो डायपर में सूसू पॉटी तो नहीं करती? राम राम राम, क्या आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं, इस उम्र में भी डायपर में सूसू पॉटी। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ बहन, अब इस तरह कॉलोनी में गंदगी तो नहीं देख सकते, हम जया से बात करेंगे। इन आंटियों को लगता है कि मैं डायपर में सूसू पॉटी करती हूँ, मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी होगी, पहले बाजार का काम कर लूं। ये सोचकर अनीता सब्जी लाने बाजार चली जाती है। सब्जी लेकर जब वो घर लौटती है तो देखती है कि कॉलोनी की औरतें जया से शिकायत कर रही थी। देखो जया बहन, अपनी बहू को समझा लो कि यूं कॉलोनी को डायपर से गंदा न करे, पूरी कॉलोनी में गंदे डायपर इधर उधर फेंके हुए हैं। लेकिन मेरी बहू तो कचरे की पेटी में ही डायपर डालती है। अनीता ये सब सुन रही थी। उसने कॉलोनी की औरतों से कहा, आंटी जी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि ये डायपर मैं पहनती हूँ, तो ये सच नहीं है। ये डायपर मैं नहीं बल्कि मेरे ससुर जी पहनते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही उनकी सूसू पॉटी निकल जाती थी, इसलिए मैं उनके लिए डायपर लाई थी। और रही बात गंदगी की, तो कचरा उठाने वाला कई दिनों से नहीं आ रहा है, इसलिए आवारा कुत्तों ने कॉलोनी में डायपर फाड़कर यहाँ वहाँ फेंक दिए। मैं अभी कॉलोनी साफ कर देती हूँ। अनीता उसी समय झाड़ू लेकर पूरी कॉलोनी को साफ करने लगी और सारे डायपर उठाकर एक बड़ी पॉलीथीन में इकट्ठा किया और कॉलोनी से बाहर जाकर कचरा गाड़ी में डाल दिया। शाम को जब विहान ऑफिस से घर लौटा तो अनीता और जया ने उसे सारी बात बताई। सॉरी अनीता, तुम्हें ससुराल में ये सब करना पड़ रहा है। अनीता बहू, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पैर ठीक हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे आपके डायपर फेंकने पड़ते हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर अच्छी तरह से चल पाएं। हम सब भी यही चाहते हैं अनीता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा के दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो सकता है विहान, पापा के पैर पहले की तरह हो जाएंगे। वो कैसे? नी रिप्लेसमेंट से। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के हम पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे। पापा के दोनों घुटने नए लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद पापा अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाएंगे और उन्हें बाथरूम तक जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन नी रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे ऑफिस की तरफ से तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जिससे तुम अपने माता पिता का भी इलाज करा सकते हो और तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने सही याद दिलाया। सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। मैं कल ही शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में पापा के नी रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। सिर्फ तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे दिन अनीता और विहान डॉक्टर के पास जाते हैं और राजेंद्र के नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आप जल्द से जल्द पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दें, हम जल्द ही उनका ऑपरेशन कर देंगे और कुछ ही महीनों के बाद उनका घुटना बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगले ही दिन अनीता और विहान राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टरों की टीम ने राजेंद्र के घुटने का ऑपरेशन करके उन्हें नए घुटने लगा दिए। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद राजेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अनीता और विहान उन्हें घर ले आए, जिसके बाद अनीता ने अपने ससुर राजेंद्र की खूब सेवा की। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे करके राजेंद्र अपने पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे। अब वो पहले की तरह चल पाते थे। एक दिन, अनीता बहू, तेरी वजह से मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं। अब मुझे बाथरूम तक जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और अब मैं डायपर भी नहीं पहनता हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ अनीता बहू, तूने हमें सही रास्ता दिखाया और अपने ससुर की बहुत सेवा की है। अब तुझे गंदे डायपर फेंकने से भी छुटकारा मिल गया है। मेरे और तेरे पापा की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए। जया ने अनीता को ज्वेलर्स की दुकान का एक डिब्बा दिया। जब अनीता ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें सोने का हार था, जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हो गई। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा, आई एम वेरी लकी। बहू, लकी तो हम हैं कि हमें बहू के रूप में तू मिली है। अनीता और विहान दोनों ने जया और राजेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कितनी जोर से सुसु आई है, कब घर पहुंचूंगी मैं, लगता है अभी निकल जाएगा। मधु दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंच गई और फिर बाथरूम में घुस गई। आहा, कितना मजा आता है हल्का होते वक्त। और तभी मधु की नींद टूट गई। असल में मधु इतनी देर तक सपना देख रही थी। नींद टूटते ही उसने देखा कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए सपनों में सुसु करते हुए इतना मजा आ रहा था।
लेकिन अब क्या करूं, वो जाग जाएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर मधु वहीं पर सोई रही। सुबह उसका पति अनिमेष उठ गया। तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी तक थी। अनिमेष ने कहा, अरे मधु, ये टॉयलेट जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं जी, शायद भोलू ने कमरे के अंदर सुसु कर दी है। भोलू अनिमेष का कुत्ता है। अनिमेष उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मधु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए हमेशा उसी पर इल्जाम डाल देती थी। आज भी वही किया। अनिमेष ने भोलू को बहुत डांटा। भोलू, बहुत बदमाश हो गया है तू। तुझे कितनी बार कहा है कि कमरे में सुसु मत करना? बेचारा भोलू कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप डांट सुन ली। अनिमेष ऑफिस चला गया और मधु सोचने लगी, बचपन से मेरी यही प्रॉब्लम है, नींद में मैं बिस्तर पर ही सुसु पोटी कर देती हूँ। मधु बचपन से ही ये करती आई है। वो जब 5 साल की थी तब एक दिन रात को उसे बहुत तेज सुसु आई। अभी सुसु करने के लिए उठना पड़ेगा, एक काम कर देती हूँ, यहीं पर कर देती हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मधु ने वहीं पर कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ शकुंतला उसे डांटती थी, बेटा बिस्तर पर ये सब नहीं करते, अब तो तुझे मैं डायपर पहना दूंगी, लेकिन तू जब बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा। शकुंतला मधु को हमेशा डायपर पहना कर रखती थी, लेकिन मधु बड़ी होती गई और उसकी माँ ने डायपर पहनाना बंद कर दिया। लेकिन अभी तक मधु की वो बुरी आदत नहीं गई। नींद में उसे सुसु या पोटी आने पर वो बिस्तर पर ही कर देती है। वो आदत से मजबूर है। सिर्फ 1 महीना हुआ है शादी को, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए दोपहर को खाना खाकर वो सो गई और तभी उसे पोटी आ गई और बिस्तर पर ही उसकी पोटी निकल गई। उसकी नींद टूट गई। हे राम, जिस चीज का डर था वही हुआ। तभी उसकी सास सरला कमरे में आ गई। बहू, ये कैसी बदबू आ रही है? अरे ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर टट्टी। वो माँ जी, भोलू यहाँ आया था ना, उसी ने किया होगा। हो सकता है, मैंने अनिमेष को पहले ही कहा था उस कुत्ते को घर मत ला, अब भुगतो। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। मधु ने फिर से भोलू पर इल्जाम डाल दिया। तभी भोलू दुम हिलाते हुए कमरे में आया और सरला ने डंडा उठाकर उसे भगा दिया। बेचारा भोलू समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मधु ने बिस्तर साफ कर दिया और बाजार चली गई। मुझे आज ही डायपर खरीदना होगा, आज से मैं डायपर पहनकर सोऊंगी। मधु ने डायपर खरीद लिया। रात को वो डायपर पहनकर सो गई। उसने बड़े आराम से निश्चिंत होकर पूरी रात बिता दी। अगले दिन सुबह अनिमेष ने अलमारी खोला और डायपर देख लिया। अरे मधु, यहाँ पर डायपर कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। मधु दुविधा में पड़ गई। वो आपके कुत्ते के लिए है जी, बहुत गंदगी कर रहा है आजकल। तभी वहां सरला आ गई और उसने कहा, हाँ कल भी बिस्तर पर टट्टी की थी इसने, इसे घर से भगा अनिमेष, नहीं तो पूरे घर में गंदगी फैलाता रहेगा। भोलू, क्या ये सब सच है? भोलू दुम हिलाता रहा। मधु ने कहा, आप उससे क्या पूछ रहे हैं, वो बात थोड़ी कर सकता है। अरे मधु, बात नहीं कर सकता तो क्या हुआ? कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, इंसानों जैसे नहीं है ये। अनिमेष ने बात को जाने दिया। इस तरह मधु हर रोज डायपर पहनकर सोती रही और हर सुबह उठकर डायपर को नाले में फेंकती रही। कुछ दिन बीत गए, किसी को कुछ शक नहीं हुआ और एक दिन बहुत तेज हवाएं बहने लगी और उसके कारण डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसी के सिर पर जा गिरा। डायपर में टट्टी लगी हुई थी। उस पड़ोसी का तो दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसी का नाम जानकी था। जानकी के साथ सरला की नहीं बनती थी। जानकी ने गुस्से से कहा, अरे मेरे सर पर डायपर फेंकती है, रुक जा सरला, मैं तुझे बताती हूँ। जानकी सरला के पास चली आई और चिल्लाते हुए कहा, तूने क्या सोचा सरला, तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा हुआ डायपर फेंकेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे जानकी, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो हमारे कुत्ते का काम है। हाँ, ये कुत्ते ने की है। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है क्या? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। जानकी सच में पुलिस के पास चली गई। सरला के घर में पुलिस आ गई। अनिमेष को भी ऑफिस से लौटना पड़ा। पुलिस ने अनिमेष को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई और मधु ने सारा दोष भोलू पर डाल दिया। इसीलिए अनिमेष भोलू पर बहुत गुस्सा हो गया। भोलू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और आज तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैं आज ही तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अनिमेष ने भोलू को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे भोलू की आंखों में भी आंसू आ गए। वो घर से ज्यादा दूर नहीं गया, पास में ही रहने लगा। अनिमेष ने कहा, मैं आज ही सारा डायपर बाहर फेंक दूंगा। हे राम, डायपर के बिना तो मेरी पोल खुल जाएगी। मधु अनिमेष को मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं जी, रहने दीजिए ना, बाद में काम आ जाएगा। नहीं, इस डायपर की वजह से घर में पुलिस आई है, मैं इसे फेंक दूंगा। अनिमेष ने वही किया। मधु चिंता में पड़ गई। उस रात मधु बहुत मुश्किल से जगी रही। मैं नहीं सो सकती, सोते ही मेरी सुसु या पोटी निकल जाएगी।
ऐसे 2-3 दिन तो मधु जगी रही और एक रात को उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिसका डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर डाला और तभी बदबू से अनिमेष की नींद खुल गई। ये क्या, अब तो भोलू भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये किसने किया? मधु अब रो पड़ी, वो और छुपा नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। असल में मुझे बचपन से ये रोग है, मैंने आपको बताया नहीं। मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और तुम सारा इल्जाम भोलू पर डाल देती थी। हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी मैं पहले भोलू को ढूंढने जाऊंगा। अनिमेष रात को बाहर निकल गया। वो भोलू को ढूंढने लगा। भोलू कहाँ है तू? भोलू! भोलू को ढूंढते हुए अनिमेष रास्ते से चलने लगा, लेकिन उसका ध्यान रास्ते में नहीं था। अचानक से दूसरी ओर से एक गाड़ी आई। वो गाड़ी अनिमेष को धक्का मारने जा रही थी कि तभी भोलू कहीं से दौड़ता हुआ आया और अनिमेष को जोर से एक धक्का दे दिया। अनिमेष थोड़ी दूर जा गिरा और वो गाड़ी भोलू के पैर के ऊपर से चली गई। भोलू जख्मी हो गया। भोलू, मेरा भोलू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। अनिमेष भोलू को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने भोलू के पैर में प्लास्टर लगा दिया। सरला और मधु भी वहाँ पहुँच गई। देखा मधु, तुमने मेरे भोलू के साथ क्या किया? तुम्हारी झूठ की वजह से ये सब हुई है। आज भोलू ने मेरी जान बचाई। मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपसे मेरी बीमारी की बात नहीं छुपानी चाहिए थी, तो आज ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बहू, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। हम तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मधु डॉक्टर के पास गई और उसकी बीमारी ठीक भी हो गई। भोलू भी ठीक हो गया। मधु भोलू से प्यार कर बैठी और ऐसे ही सभी खुशी से रहने लगे। पता नहीं इस नरक में मुझे और कितने दिन गुजारने पड़ेंगे। हे दुर्गा माँ, क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? ये कहते हुए बिमला जोर जोर से रो पड़ती है। बिमला की उम्र 70 साल है और इस उम्र में उसे बिना जुर्म के जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है। इस बात से बिमला बहुत दुखी है। इन सब की शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी। बिमला के 3 बेटे राम, श्याम और माधव शहर में काम के सिलसिले में जाकर 3 लड़कियों से प्यार कर बैठे। वो तीनों बहनें थी, गीता, सीता और राधा। गीता, हम 3 भाई और 3 बहनें एक ही घर में रहेंगे शादी के बाद। सोचो कितना मजा आएगा ना। हाँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन माँ को बताना पड़ेगा पहले। उसकी क्या जरूरत है, हम शादी करके चलते हैं, माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है। राम ने गीता की बात मान ली और तीनों भाइयों ने बिमला को कहे बिना शादी कर ली और फिर वो तीनों अपनी बीवियों को लेकर घर चले आए। माँ, हमने शादी कर ली है। बिमला चौंक गई। उसे दुख तो हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम तीनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। बिमला ने तीनों बहुओं की आरती उतारी और घर के अंदर बुलाया। रात को बिमला सो गई। तब तीनों बहनों ने अपने मायके में कॉल किया। हेलो माँ, हम आ गए हैं। उनकी माँ का नाम सुमित्रा था और पिता का नाम अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु पुलिस में बड़े ऑफिसर थे। सुमित्रा ने अपनी बेटियों से कहा, देखो बेटी, अपनी सास को सर पर मत चढ़ाना, अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध कर रखना। तुम चिंता मत करो माँ, वो सब हम जानते हैं। ये तीनों अच्छी नौकरी करते हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ, उसके बाद तो हम वापस लौट जाएंगे। गीता, सीता और राधा के मन में कुछ और चल रहा था। वो तीनों सिर्फ पैसे चाहते थे। बिमला के तीनों बेटों से पैसे लेकर वो तीनों भागना चाहते थे। अगले दिन राम, श्याम और माधव ऑफिस चले गए और तब तीनों बहनें एक कमरे में बैठकर प्लान बनाने लगी। सुनो तुम दोनों, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। इन तीनों से कैसे भी करके सारी जायदाद खुद के नाम करनी होगी और फिर तीनों को लात मारकर यहाँ से भाग जाना होगा, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन तभी वहाँ पर बिमला चली आई और उसने सब कुछ सुन लिया। अच्छा, तो तुम लोगों का ये प्लान है? रुको, आज मेरे बेटों को आने दो घर, मैं सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चिंता में पड़ गई। उन्होंने अपनी माँ को कॉल लगाया। सावित्री ने उनसे कहा, एक काम कर, बुढ़िया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे। तेरे पिता तो पुलिस में है, उसे जेल में बंद करके रखेंगे। ये आइडिया तीनों को पसंद आया। दोपहर को बिमला जब नहाने गई तब गीता ने चुपके से अपने गहने बिमला के बिस्तर के नीचे रख दिए। बिमला के तीनों बेटे शाम को घर लौटे और गीता ने रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, मुझे घर की तलाशी लेनी है, मेरे सोने के गहने। राम कुछ कह नहीं पाया। गीता बिमला के कमरे में गई
और बिस्तर के नीचे से गहने निकले। मैंने ये नहीं किया है, ये एक साजिश है बेटा। तुम तीनों मुसीबत में हो, मेरी बात मानो, इन तीनों को बाहर निकाल दो। दुर्गा माँ की कसम, मैंने ये नहीं किया। लेकिन उसके बेटों ने बात नहीं सुनी। उन लोगों ने बिमला को पुलिस के हवाले कर दिया। बिमला को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर घुसा दिया गया। बिमला घर से बस दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति ले गई और मूर्ति के सामने बैठकर रोती रही। हे दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? मेरे बेटों की रक्षा करना दुर्गा माँ, वो तीनों लड़कियाँ मेरे बेटों की जिंदगी खराब कर देंगी। एक माँ ही खुद मुसीबत में होकर भी अपने बच्चों के लिए दुआ मांग सकती है। बिमला एक असली माँ है। स्वर्ग से दुर्गा माँ सब कुछ देखने लगी और अपने आप में ही कहने लगी, बिमला, मेरी कृपा पाने के लिए तुझे और भी परीक्षाएं देनी होंगी। तू तैयार हो जा, मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। उधर गीता के पिता अनुभव सिंह ने जेलर साहब से कहा, इस बुढ़िया पर ऐसा केस बनाओ कि ये मरने से पहले आजाद ना हो सके, और इस पर हर रोज अत्याचार करो ताकि ये जल्दी मर जाए। आप चिंता मत करिए साहब, जैसी आपकी मर्जी। बिमला पर अत्याचार शुरू हुआ। उसे 2 दिन खाना नहीं दिया गया। वो भूख से तड़पने लगी। खाना, खाना, मुझे भूख लगी है, खाना। तभी जेलर साहब खाना ले आए। क्या रे बुढ़िया, खाना चाहिए तुझे? हाँ हाँ, खाना चाहिए। जेलर साहब बिमला के सामने खाना ले गए और खाने को बर्तन से जमीन पर गिरा दिया। अगर खाना चाहिए तो कुत्तों की तरह खा। बिमला को इतनी जोर से भूख लगी थी कि उसने जमीन से ही खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर जेलर साहब हंसने लगे। रात को बिमला सो गई और तब जेलर साहब फिर से वहाँ आए। उनके हाथ में एक डंडा था। वो डंडे से बिमला को मारने लगे। आह, आह, क्या हुआ साहब, मुझे क्यों मार रहे हैं? आह, क्योंकि तुझे मार की जरूरत है। बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद बिमला एक काम करना नहीं भूली। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करती रही। ये सब क्या हो रहा है दुर्गा माँ, क्यों हो रहा है? मुझे शक्ति दीजिए दुर्गा माँ, ये सब सहने की शक्ति दीजिए। बिमला रोती रही। उधर उसके तीनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन गीता ने राम से कहा, सुनो ना, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी माँ इतनी गंदी है, मेरी अलमारी से गहने चुराती है, तो अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारी माँ सारी जायदाद खुद ले लेगी और फिर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं होगा, और माँ तो अभी जेल में है। राम ने गीता की बात को टाल दिया। गीता भी चुप हो गई। उधर बिमला के ऊपर अत्याचार चलता रहा। जेलर साहब बिमला को रोज मारने लगे। उसे खाना नहीं दिया गया। एक दिन सजा के तौर पर जेलर साहब ने बिमला को बाहर खुले में ले जाकर रस्सी में बांध दिया और तभी जोर से तूफान और बारिश होने लगी। बिमला हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को बुलाने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बारिश से बिमला पूरी तरह भीग गई। उसकी तबीयत खराब हो गई। वो बीमार पड़ गई। फिर भी बिमला का इलाज नहीं किया गया। वो और बीमार पड़ने लगी। वो अपने जेल के कमरे में सोकर अपने ही मन में बातें करने लगी। बेटा, बेटा, ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे चोर बना दिया। ये लोग मुझे खाने नहीं देते बेटा, खाने नहीं देते। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी बिमला ने देखा कि एक एक करके 9 छोटी छोटी बच्चियां उसके सामने आई। सबके हाथ में बहुत अच्छा अच्छा खाना था। बिमला चौंक गई। अरे, तुम लोग कौन हो? हम लोग आपके अपने हैं, ये लीजिए, खाना खाइए। खाना देखकर बिमला ने देर नहीं की। वो खाने लगी। खाना खत्म होते ही उसने देखा कि 9 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। उसे काफी ताज्जुब हुआ। तभी जेलर साहब खाना लेकर अंदर आए। ए बढ़िया, ये ले खाना खा ले। 2 दिन के अंतर अंतर तुझे खाना मिलेगा। तुझे जिंदा भी तो रखना है। नहीं जेलर साहब, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? बिमला ने और कुछ नहीं कहा। जेलर साहब खाना लेकर चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। बुढ़िया को कहीं से खाना तो नहीं मिल रहा है। नजर रखना पड़ेगा। उधर गीता, सीता और राधा के कई बार कहने के बावजूद राम, श्याम और माधव ने जायदाद उनके नाम नहीं की। इसकी वजह से वो तीनों गुस्सा हो गए। नवरात्रि आने वाली थी। तीनों ने प्लान किया, नवरात्रि से पहले वाली रात को हम तीनों डंडे से उन तीनों के सिर के पीछे वार करेंगे। उसके बाद उन तीनों की उंगली का छाप डलवा लेंगे कागज पर और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तीनों ने प्लान बना लिया। वहाँ बिमला को 9 बच्चियां हर रोज खाना देने लगी। बिमला खाती रही। उसकी तबीयत ठीक हो गई।
नवरात्रि से पहले वाले दिन शाम को बिमला दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे दुर्गा माँ, मुझे पता है कि ये सब आपकी ही कृपा है। जय दुर्गा माँ। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन अफसोस इस बार मुझे जेल में नवरात्रि मनानी पड़ेगी। तभी 9 देवियां वहां चली आईं और उन्होंने बिमला को खाना दिया। बिमला खाने जा ही रही थी कि तभी जेलर साहब वहां आ गए। हाँ, पकड़ लिया बुढ़िया को। ए बुढ़िया, तुझे ये खाना कहाँ से मिला? इन बच्चियों ने मुझे दिया है साहब। बच्चियों ने? किन बच्चियों ने? बिमला को 9 बच्चियां दिख रही थी, लेकिन जेलर साहब को कोई नहीं दिख रहा था। मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, ये ले। ये बोलकर जेलर साहब ने बिमला को मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन तभी 9 बच्चियां गायब हो गई और उसकी जगह पर स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई। जेलर साहब चौंक गए। ये क्या? माँ, दुर्गा माँ। जेलर साहब हाथ जोड़कर बैठ गए। मुझे पता है कि तुझे जो कहा गया है तू वही कर रहा है, लेकिन बिमला की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, उसे छोड़ दे। दुर्गा माँ ने जेलर को सब कुछ बताया। जेलर साहब ने बिमला को छोड़ दिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की ओर चल पड़े। उधर घर में तीनों बहनें डंडा लेकर तैयार थी। वो राम, श्याम और माधव के सर पर वार करने जा ही रहे थे कि तभी जेलर साहब और बिमला वहां आ गए। दोनों ने तीनों बहनों को रोक लिया। ये देखकर बिमला के तीनों बेटों की आंखें खुल गईं। तीनों ने बिमला को गले लगा लिया। तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अनुभव सिंह और सावित्री को साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और बिमला को मुक्ति मिल गई और बिमला ने अपने तीनों बेटों के साथ खुशी से नवरात्रि मनाई।